हेलो बच्चों, वेलकम टू योर क्लास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं अनुष्या, आपकी सोशल साइंस टीचर। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आप ही बच्चों की डिमांड थी कि मैम हिस्ट्री का वन शॉट रिविजन चाहिए। आज के क्लास में हम वही करने वाले हैं। हिस्ट्री में आप बच्चों का एक चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर को इन डिटेल हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सारे बच्चे रेडी हो जाओ, अच्छे से ध्यान से सुनना। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर पर। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप बच्चों के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है। आप में से ज़्यादातर बच्चे हमारे क्लास 8th में हैं एंड एज स्टूडेंट्स हमारा एक एम तो ये होता है कि हमें एग्जाम्स में बहुत बढ़िया नंबर लाने हैं, टॉप करना है, बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखनी है। एंड इसी एम के साथ हम लोग आप बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं अचीवर्स बैच। अचीवर्स बैच में रहेंगे आप बच्चों के फेवरेट टीचर्स, जैसे कि सोशल साइंस आप लोग कवर करोगे मेरे साथ और उज्ज्वला मैम के साथ। मैथ्स की बात करें तो आरुषि मैम आप बच्चों की मैथ्स में हेल्प करेंगी। इंग्लिश आप कवर करोगे तानिया मैम के साथ और साइंस आप पढ़ोगे हमारी अरीशा मैम के साथ। इस कोर्स के बहुत सारे सुपर फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स को समझते हैं। नॉर्मली क्लास में क्या होता है, आपको एक ही टीचर की गाइडेंस मिलती है ना। हमारे इस कोर्स में आपको दो दो टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी। मतलब दो टीचर्स के एक्सपीरियंस और टैलेंट को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो नई नई चीज़ें सीखने के लिए। पर कैसे पढ़ाएंगी दो टीचर्स? एक टीचर तो नॉर्मल आपकी क्लास को लेंगे जैसा होता है, एंड दूसरे टीचर हमारे कॉमन सेक्शन में आप बच्चों के सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अक्सर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है कि सब पढ़ तो लिया पर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे। ये दिक्कत आपको हमारे अचीवर्स बैच में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ आपके लिए डाउट सॉल्विंग 6 AM से लेके रात के 12 बजे तक चलेगी। तो हमारे डाउट सॉल्विंग टीचर्स आप बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। 80% से भी ज़्यादा डाउट्स हमारे टीचर्स 2 मिनट से भी कम के टाइम में सॉल्व कर देते हैं। और 2 मिनट तो बहुत ही कम टाइम होता है। जितने में आप लोग कोई नया डाउट पूछोगे उतने में हमारे टीचर्स काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर कर चुके होंगे। डिटेल्ड लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको इस कोर्स में। रोज हम आपको होमवर्क देंगे, डेली होमवर्क देंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। नोट्स दिए जाएंगे आप बच्चों को चैप्टर वाइज और टीचर्स की स्लाइड्स भी आप बच्चों को दी जाएंगी। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा आपका टेस्ट भी होगा ताकि आपको आइडिया लग पाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस भी हम आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और चैप्टर्स तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे ताकि आप लोग अपने चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। और सबसे अमेजिंग बात इसमें यह है कि हम आप बच्चों के लिए इस कोर्स में एक बहुत ही लिमिटेड डिस्काउंट लेके आ रहे हैं। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये सिर्फ 1 वीक के लिए है। तो नॉर्मली हमारे कोर्स का प्राइस होता है कुछ अराउंड 9000, बट इस वीक सिर्फ और सिर्फ इस वीक हम लोग आपको ये कोर्स दे रहे हैं 2999 कॉस्ट में, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। और ये सिर्फ 1 वीक के लिए हो रहा है। अगर आप 1 वीक के बाद आके बोलते हो कि मैम प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, तो आपको बस बेसिकली क्या करना है, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको इस कूपन कोड को यूज करना है। कूपन कोड है DN स्टार, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है या और भी कुछ जानना है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 9289119546, या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो 0124715850, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने कूपन कोड वगैरह के बारे में सुन तो लिया, पर जब आप हमारे डाउटनेट के ऐप को ओपन करोगे तो आपको इस कोड को यूज कैसे करना है, ठीक है। आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास को सेलेक्ट करो, हमारे ऐप को ओपन करो। आपको ऊपर लिखा हुआ दिखेगा कोर्सेज फॉर एक्स्ट्रा मार्क, और यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, जैसे अगर आप क्लास 8th में हो तो क्लास 8 ट्यूशन क्लासेस, ठीक है। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एडमिशन, है ना। तो गेट एडमिशन के ऊपर आप टैप करना, एक इस टाइप का पेज खुलेगा पेमेंट के लिए, एंड पेमेंट करते टाइम सेलेक्ट अ कूपन के ऊपर टैप करना और यहाँ पे आप हमारे
DN स्टार कूपन के ऊपर टैप कर देना, ठीक है। और जैसे ही आप हमारे इस DN स्टार कूपन कोड को यूज करके पेमेंट करोगे, आप अराउंड 4000 रुपीज सेव कर लोगे। तो इस तरीके से आपको हमारे इस कूपन कोड को यूज करना है। कोई भी डाउट हो तो रीच आउट, फोन नंबर्स भी मैंने आप बच्चों को दिखा दिए हैं, एक बार यहाँ पर भी आप देख सकते हो सारे फोन नंबर्स को, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, ठीक है। सो इनमें से किसी भी नंबर पे रीच आउट करो, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने वन शॉट रिविजन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत, हिस्ट्री है तो कहानी की तरह सुनना, ठीक है। आराम से चिल करो, ऐसे सोचो कि मैम कोई कहानी सुना रही हूँ और आप उस कहानी को सुनते जाओ, ठीक है। तो हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे औरंगजेब के साथ, है ना। क्लास 7th में हमने मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ा है और हमने ये पढ़ा कि औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल राजा थे। औरंगजेब के बाद भी मुगल राजा आए पर वो उतने पावरफुल नहीं थे, तो औरंगजेब हमारे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, ठीक है। अब उनके जाने के बाद, उनके डेथ के बाद 1707 में उनकी डेथ हो जाती है। और भी अलग अलग राजा लोग आते हैं पर वो औरंगजेब जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पर फिर भी हमारे इंडिया में मुगल राजा एक बहुत ही बड़ी चीज थी, ठीक है। लोग मुगल राजा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। हालांकि औरंगजेब के बाद उतने स्ट्रॉन्ग राजा आए नहीं, पर फिर भी मुगल राजा की इंपॉर्टेंस हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा थी, ठीक है। पर इसी टाइम के दौरान हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ और लोग आने लग जाते हैं जो धीरे 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 पावर बढ़ाने लग जाते हैं। कौन? इंडिया में आते हैं इस दौरान ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स आते ही पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, नहीं, वो बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ धीरे 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 करके अपने पावर को बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, है ना। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि ब्रिटिशर्स ऐसे लोग थे जो इंडिया में ये कह के आए थे कि देखो हमें तो सिर्फ व्यापार करना है तुम्हारे कंट्री में, ठीक है। हम सामान खरीदेंगे तुम्हारे कंट्री से और अपने कंट्री में ले जाएंगे, उससे ज्यादा हमें कुछ और नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे ट्रेड के नाम से आए थे, बिजनेस के नाम से आए थे, पर धीरे धीरे हमारे टेरिटरी, हमारे अलग अलग राज्य के ऊपर कब्जा करना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में स्ट्रॉन्ग बने धीरे धीरे, ये आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा, ठीक है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद हम देखते हैं अलग अलग राजा आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट 1857 के अराउंड एक बहुत ही बड़ा रेबेलियन होता है। आपका एक अलग चैप्टर आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा 1857 में क्या हुआ। अभी आप समझो 1857 में एक बहुत बड़ा रेबेलियन होता है, ठीक है। लोग बहुत बड़ा हंगामा मचाते हैं, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, लोग बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मानने लग जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब तो है नहीं, औरंगजेब की तो डेथ हो गई। औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट राजा हैं वो उतने पावरफुल नहीं थे, पर हाँ, लोग मुगल राजा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो उस टाइम पे बहादुर शाह जफर मुगल राजा थे एंड लोगों को लगने लगा कि ये हमारे लीडर हैं, हमें ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाना, बहादुर शाह जफर को हम अपना लीडर बना देते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, 1857 में हम इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, बहादुर शाह जफर को हम अपना लीडर बनाते हैं, पर ये सब होने के बाद हम लोग हार जाते हैं। 1857 का हमारा जो रेबेलियन था उतना पावरफुल नहीं रहता, हमें चुप करा दिया जाता है। इस दौरान ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बहादुर शाह जफर जो थे, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, बहादुर शाह जफर ये रहे, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उनको अपने किंगडम से बाहर कर देते हैं, ठीक है, अपने राज्य के बाहर कर देते हैं राजा को। एंड बहादुर शाह जफर के सन भी थे, बेटे भी थे, उनको मार दिया जाता है, ठीक है, शूट कर दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर को कह देते हैं अब तुम राजा नहीं हो, प्लीज अपने राज्य से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं इंडिया में। औरंगजेब जब तक थे बहुत स्ट्रॉन्ग मुगल राजा थे, उसके बाद जो राजा लोग आए उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इसी दौरान ब्रिटिशर स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं और हमारे मुगल राजा थे बहादुर शाह जफर, उनको हरा देते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनके बेटों को भी मार देते हैं। ऐसा हो रहा होता है हमारे इंडिया में। पर क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स ये सब करने के लिए नहीं आए थे इंडिया में, ठीक है। कम से कम उन्होंने हमसे तो यही कहा कि हम ये सब करने के लिए नहीं आए हैं,
ब्रिटिशर्स इंडिया में ओरिजिनली आए थे स्मॉल ट्रेडिंग करने के लिए, एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आए थे कि देखो हमें तो सिर्फ व्यापार करना है, सिर्फ बिजनेस करना है, कह के आए थे ये। पर धीरे धीरे ये अपने पावर को बढ़ाने लगते हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो हम अब धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया में आती है। ठीक है, तो ये बात है 1600 की, ईयर की बात हो रही है, ईयर 1600 चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी का नाम है, EIC कहा जाता है इनको शॉर्ट में, और बुक में आपके चैप्टर में बार बार अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, बाद में आगे जाके सिर्फ कंपनी कंपनी लिखते रहेंगे, तो समझ जाना ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ब्रिटिशर्स हैं ये, इनको अपने कंट्री से परमिशन मिलती है। उनके कंट्री में तब रानी थी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ I। ठीक है, तब रानी कौन थी, क्वीन एलिजाबेथ I, और क्वीन एलिजाबेथ I इनको परमिशन देती है कि चलो ठीक है, तुम लोग ईस्ट की तरफ जाओ, मतलब इंडिया की तरफ जाओ और वहां जाके बिजनेस करो। रानी अपने कंट्री में किसी और कंपनी को परमिशन नहीं देती, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन देती है कि तुम जाओ ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ जाओ और बिजनेस करो। ठीक है, तो इनका पता है प्लान क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि हम लोग इंडिया जैसे कंट्रीज के पास जाएंगे, वहां से सामान सस्ते में खरीदेंगे और उस सामान को अपने कंट्री में लाएंगे और थोड़ा महंगा करके बेच देंगे, हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ये इनका प्लान था कि सस्ते में सामान खरीदेंगे इंडिया में जाके, फिर ब्रिटेन में आके उसे थोड़ा महंगा करके बेच देंगे, हमें खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये इनका मेन प्लान था। पर इनके प्लान में आ जाती है एक प्रॉब्लम। देखो, रानी ने अपने कंट्री में से किसी और को परमिशन नहीं दी कि तुम इंडिया जाओ और बिजनेस करो, तो बढ़िया है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ सकती है बिजनेस करने के लिए, है ना। ऐसा लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, पर वो भूल गए कि उनके कंट्री के अलावा भी तो और भी कंट्रीज हैं, है ना। और इसी दौरान इंडिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आते, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, फ्रांस से लोग आते हैं, डच लोग आते हैं, पोर्चुगल लोग आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लोग इंडिया में आते हैं इस मकसद के साथ कि हम इंडिया जाएंगे, व्यापार करेंगे, सामान सस्ते में खरीदेंगे और महंगा करके अपने कंट्री में बेच देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इमेज देखने को मिल रही है ये वास्को डा गामा की है। ये एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, इन्होंने 1498 में इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर करा था। ठीक है, इंडिया तक का सी रूट इन्होंने 1498 में डिस्कवर करा था। धीरे धीरे बाकी लोग भी सी रूट को यूज करके इंडिया आना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया ना हमेशा से ही कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है। इंडिया में स्पाइसेस मतलब हल्दी, ब्लैक पेपर, ये जो भी चीजें हमें अपने किचन में दिखती हैं, ठीक है, स्पाइसेस बहुत बढ़िया क्वालिटी के सस्ते दाम में मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ सिल्क और कॉटन जैसी चीजें भी बहुत सस्ते दाम में बहुत बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो दूर दूर से अलग अलग कंट्री के लोग इंडिया में ये सामान खरीदने के लिए आते हैं। ठीक है, और इन सबका प्लान क्या था कि इंडिया से सामान सस्ते में खरीदेंगे, अपने कंट्री में जाके महंगा करके बेचेंगे। अब इस प्लान में है एक प्रॉब्लम। हमें पता है जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है ना, प्राइस बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा इस तरीके से समझो, मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, पर ये पेन कुछ खास नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत कम लोगों को ये पेन खरीदने का मन करता होगा, तो मैं इसे बहुत सस्ते में बेच दूंगी। ठीक है, पर मान लो मैं इस पेन को सुधार लूं और ये बहुत बढ़िया चलने लगे और बहुत सारे लोगों को ये पेन चाहिए, तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मैं इसे सस्ते में थोड़ी बेचूंगी, मैं इसे महंगा कर दूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई, है ना। तो सेम चीज इंडिया में होने लगी। इंडिया में लोग आ इसलिए रहे थे क्योंकि सारी चीजें वो सस्ते में खरीद पाते, पर क्योंकि अब इंडिया में इतने सारे लोग आ रहे थे स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए, इंडिया में दाम बढ़ने लग गए। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, ये अलग अलग कंट्री के लोग सोचते हैं, जैसे मान लो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच लोग थे, पोर्चुगल लोग थे, डच लोग थे इंडिया में जो बिजनेस करने के लिए आए थे। तो ये सब सोचने लग जाते हैं कि यार हम तो यहाँ व्यापार करने आए थे, यहाँ तो अचानक से प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ पे सक्सेसफुली काम करने के लिए हमें क्या करना होगा। ब्रिटिशर सोचते थे कि मुझे इन सब को इंडिया के बाहर करना पड़ेगा, तभी मैं इंडिया के साथ सस्ते में बिजनेस कर पाऊंगा।
ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स का प्लान था कि बाकी जो भी कंट्रीज आ रही है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, उन सबको हरा के बाहर कर देते हैं, तभी हम इंडिया के साथ सस्ते में बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, ये इनका प्लान था। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि इंडिया में उस टाइम पे हमारे राजा रानी हुआ करते थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो आपको क्या लगता है, हमारे राजा लोगों को अच्छा लगा होगा क्या जब अलग अलग कंट्री के लोग उनके राज्य में आके आपस में लड़ते थे? ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा हुआ होगा, है ना। एंड ऐसे ही धीरे धीरे हमारे राजा ब्रिटिशर्स और बाकी कंट्री के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि तुम हमारे कंट्री में, हमारे राज्य में आके क्यों लड़ रहे हो। ऐसे धीरे धीरे हमारे राजा, ब्रिटिशर्स, ये सब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते हैं, ये बंगाल में अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन्होंने कहाँ सेटअप करी थी? हुगली रिवर के पास 1651 में इन्होंने सबसे पहली बार इंग्लिश फैक्ट्री को खोला था। इस फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते थे इनको कहा जाता था फैक्टर्स। क्या कहा जाता था? फैक्टर्स कहा जाता था। ठीक है, तो जो भी लोग इस कंपनी में काम करते थे इनको कहा जाता था फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने लगा, धीरे धीरे हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का बिजनेस बढ़ने लग जाता है। 1696 तक आते आते इनका बिजनेस इतना बढ़ने लग जाता है कि ये लोग बंगाल में बड़े बड़े किले, फोर्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और आर्मी को लाना, हथियार वगैरह रखना, ये सब करना ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी के ही 2 साल बाद जो मुगल ऑफिशियल्स थे, हमारे कंट्री के जो मुगल ऑफिशियल्स थे, उनको ब्रिटिशर्स पैसे खिला देते हैं, करप्ट कर देते हैं और उनसे 3 विलेजेस का राइट मांग लेते हैं। ठीक है, सो 3 विलेजर्स का राइट इन लोगों से मांग लिया जाता है। ठीक है, तो वो 3 विलेजेस क्या थे? उसमें से एक तो था कलिकता। अब कलिकता नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, है ना, या फिर मतलब थोड़ा बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा। इसका एक रीजन ये है, हम लोगों ने ये नाम सुना है ना, कैलकत्ता, या फिर जिसको हम कहते हैं कोलकाता, है ना, इसी का ही पुराना नाम था कलिकता। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मुगल ऑफिशियल्स को पैसे खिला देते हैं और 3 विलेजेस के ऊपर राइट्स जीत लेते हैं। ठीक है, उसमें से एक था कलिकता, जिसको हम आज के टाइम पे कोलकाता या फिर कोलकाता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं ये लोग, उस टाइम पे औरंगजेब थे। ठीक है, राजा कौन थे? औरंगजेब थे। ये औरंगजेब को भी मना लेते हैं कि आप हमें प्लीज थोड़े और राइट दो। और औरंगजेब क्या करते हैं, ये ब्रिटिशर को राइट दे देते हैं कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। ड्यूटी फ्री मतलब ट्रेड करते टाइम ना इधर उधर थोड़े टैक्स देने पड़ते हैं। औरंगजेब ने ब्रिटिशर से कहा कि तुम लोग जो ट्रेड करना है कर लो, ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे क्या होने लग गया, ब्रिटिशर्स हर जगह जाके औरंगजेब का नाम लेते थे, हर जगह जाके कहते थे कि हमने औरंगजेब से परमिशन ले लिया, हम ये करेंगे, हमने औरंगजेब से पूछ लिया, हम वो करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बंगाल में भी तो बंगाल के राजा थे उस टाइम पे, उनको गुस्सा आने लग जाता है कि ब्रिटिशर्स मेरे राज्य में अपनी मनमर्जी कैसे चला रहे हैं। ठीक है, तो उस दौरान बंगाल में एक नवाब थे, उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। उनको धीरे धीरे बहुत ऐसा लगने लग जाता है कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। कैसे बिजनेस करने आई थी कुछ लोग और वो धीरे धीरे बैटल, लड़ाइयां करनी स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान को ब्रिटिशर्स पसंद नहीं थे। मुर्शिद कुली खान के बाद एक नेक्स्ट राजा बनते हैं, उनका नाम होता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल में एक दूसरे नवाब आते हैं, दूसरे राजा आते हैं, उनका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला का नाम याद रखना, सिराजुद्दौला के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, और ये तीनों जो राजा थे, पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, ये तीनों राजा बहुत ही कमाल के स्ट्रॉन्ग राजा लोग थे। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे ये। एंड जब ब्रिटिशर्स बार बार औरंगजेब का नाम लेके अपने पावर्स को मिसयूज कर रहे थे, तब धीरे धीरे सिराजुद्दौला बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो हमारे कंट्री में, हमारे राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे नवाब हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी आपस में लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
ब्रिटिशर्स हमारे राजा की बात ही नहीं मानते थे, वो कोई टैक्स नहीं देते थे, हमारे राजा को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से खत लिखा करते थे, हमारे राजा लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, और हमारे राजा को भी ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। ठीक है, ऐसे में बीच में ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बैठ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ब्रिटिशर्स और राजा साथ में बैठ के बातचीत करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, आपस में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बातचीत नहीं हो पाती, तो एक बहुत ही बड़ा बैटल होता है। इस बैटल को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बहुत ही फेमस बैटल है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ। ठीक है, तो 1756 में अलीवर्दी खान जो है, इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट राजा बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ये टेंशन थी, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे राज्य को बिगाड़ देंगे, इनको बाहर करना होगा। और ब्रिटिशर्स को टेंशन थी कि सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा है, इनके होते हुए हम बंगाल में अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएंगे, सिराजुद्दौला को हटाना होगा। ठीक है, ये आपस में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पर इनकी बातचीत से कोई फायदा नहीं होता। तो एंड में क्या होता है, सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स से कह देते हैं कि तुम हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं घुसोगे। ठीक है, तुम फोर्टिफिकेशन मतलब बड़े बड़े किले बनाना, आर्मी को लाना, ये सब करना बंद कर दो और तुम हमें टैक्स पे करना चालू कर दो। ठीक है, अब जैसे ये होता है हम देखते हैं कि धीरे धीरे इनके बीच में लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा थे, है ना, तो वो मस्त अटैक कर देते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर और बढ़िया तरीके से जीत रहे होते हैं। इतने में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मद्रास से हेल्प लेते हैं। मद्रास के लोगों से बोलते हैं, मद्रास में भी कुछ ब्रिटिशर्स थे, उनसे बोलते हैं कि बंगाल में लड़ाई चल रही है, हम हार रहे हैं, प्लीज आ जाओ हमारी मदद करने के लिए। मद्रास से आते हैं बहुत सारे ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव उनके लीडर होते हैं और वो आते हैं मद्रास से बंगाल में लोगों की हेल्प करने के लिए। ठीक है, और फाइनली हम देखते हैं 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला प्लासी एक जगह का नाम है, यहाँ पे लड़ाई करते हैं और इसी लड़ाई को हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी में हमारी हार हो जाती है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी क्या है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और हमारे राजा सिराजुद्दौला आपस में लड़ाई करते हैं और सिराजुद्दौला हार जाते हैं इस लड़ाई में। अब आप सोचोगे कि मैम तो स्टार्टिंग से कह रही हैं कि सिराजुद्दौला बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा है, तो हार क्यों गए वो इस बैटल को? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी। तो सिराजुद्दौला के एक कमांडर थे, ठीक है, एक मेन चीफ कमांडर थे, उनका नाम था मीर जफर। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने मीर जफर से कह रखा था कि ब्रिटिशर्स आएंगे अटैक करने के लिए, तुम आर्मी को लेके जाना, उन पे अटैक करना, संभाल लेना। सिराजुद्दौला मीर जफर के ऊपर विश्वास करते हैं और मीर जफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देते हैं। कैसे? ब्रिटिशर्स ने पहले ही मीर जफर से बात कर ली थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स मीर जफर के पास पहले ही चले गए थे और मीर जफर से कहा था कि यार तुम अपने सिराजुद्दौला को धोखा दो, हमारे खिलाफ मत लड़ो, हम साथ में मिलके सिराजुद्दौला को हराएंगे और फिर हम तुम्हें राजा बना देंगे। मीर जफर इस लालच में आ जाते हैं, वो सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और बैटल ऑफ प्लासी में हमारी हार हो जाती है। और बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बैटल है। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा बहुत ही बड़ा बैटल था, बहुत ही बड़ी लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिशर्स हमें हरा देते हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा था इंडिया में कि ब्रिटिशर्स को लगा अच्छा हम भी अगर मेहनत करें, पॉलिटिक्स करें, हम भी राजा लोगों को हरा सकते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी से हर एक चीज की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे पहली बार हम इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने हराया था। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है, मीर जफर को नेक्स्ट राजा बना दिया जाता है। पर मीर जफर ना पपेट रूलर की तरह होते हैं। ठीक है, पपेट रूलर का क्या मतलब होता है, आप लोग कठपुतली समझते हो? ठीक है, तो मीर जफर पपेट राजा की तरह थे। ब्रिटिशर जो कहते थे वो मान के वो चलते थे, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला पाते थे, कठपुतली की तरह थे वो। दूसरे लोग जैसे नचाते थे वैसे उनको करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको राजा बनाया तो उन्हें ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ती थी। एक टाइम ऐसा आता है जब मीर जफर को लगता है कि नहीं, मैं ये बहुत गलत कर रहा हूँ अपने लोगों के साथ और ब्रिटिशर्स जो मेरे से करवाने को कह रहे हैं
एक राजा की तरह मैं वो कर भी नहीं सकता, मुझे बुरा लगेगा अपने प्रजा के साथ ऐसा करने में। तो मीर जफर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलना स्टार्ट करते हैं। जब ये होता है तो ब्रिटिशर्स मीर जफर को हटा देते हैं और मीर काजिम नाम के एक पर्सन को नेक्स्ट राजा बनाते हैं। थोड़े टाइम के बाद मीर काजिम भी ब्रिटिशर के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक और बैटल रखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, 1764 में हुआ था ये बैटल। एक और बैटल रखते हैं और मीर काजिम को हरा देते हैं। मीर काजिम को हराने के बाद ब्रिटिशर्स मीर जफर को फिर से राजा बना देते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी हमारे बंगाल में। जो नवाब थे, जो राजा थे, उनसे ब्रिटिशर कहते थे कि हर मंथ तुम्हें हमें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये मतलब उस टाइम पे तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ठीक है। आज के टाइम पर भी है, उस टाइम पर भी बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हर मंथ वो हमारे नवाब से ₹5 लाख लेते थे, ठीक है। और अलग अलग डिमांड रखते थे, उन सारे डिमांड्स को हमारे राजा को मानना पड़ता था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद पता है क्या होता है, मीर जफर की डेथ हो जाती है 1765 में। और अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लग जाता है कि हम जिसको भी राजा बना रहे हैं वो हमारे ही खिलाफ बोल रहा है ना। तो धीरे धीरे अब ब्रिटिशर्स ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें ना खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। किसी और को नवाब बनाएंगे तो वो कुछ टाइम के बाद हमारे खिलाफ काम करने लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम खुद ही नवाब बन जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में अब ये चीज आ गई है कि हम खुद नवाब बनेंगे। 1765 तक आते आते मुगल एम्परर जो होते हैं उस टाइम पे, वो दीवानी राइट्स दे देते हैं ब्रिटिशर्स को, ठीक है। मतलब बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का राइट, ठीक है, ये राइट ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया चीज है। अब ब्रिटिशर्स बंगाल में सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, पहले तो ब्रिटिशर्स को क्या करना होता था, अपने कंट्री से पैसे लाने होते थे और उन पैसों को यूज करके वो हमारे कंट्री से स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क ये सब खरीदते थे। अब ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, वो तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं हमारे बंगाल से, तो टैक्स कलेक्ट करने के बाद जो उनको पैसा मिलता था, उन्हीं पैसों से वो हमारे कंट्री का सामान खरीद के ब्रिटेन ले जाते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करने लगे थे, हमारे लोगों से ही पैसे छीनकर उन्हीं पैसों से हमारे कंट्री का सामान खरीद के अपने कंट्री में ले जा रहे थे, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें भी ब्रिटिशर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब। यहाँ पे अब नवाब की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, NABOBS, वो जानबूझ के लिखी गई है क्योंकि ब्रिटिशर्स ना नवाब नहीं बोलते थे, वो नवाब को कुछ नवाब ऐसे अजीब तरीके से बोलते थे। तो उस चीज को दिखाने के लिए स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ठीक है। तो धीरे धीरे ना ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लग गया कि हमें नवाब बनना चाहिए, ठीक है। एंड इस दौरान बहुत सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते थे, खूब करप्शन मचाते थे, बहुत सारे पैसे कमाते थे और फिर उन पैसों को अपने कंट्री में लेके जाते थे। रॉबर्ट क्लाइव, जिनके बारे में हमने पढ़ा था ना बैटल ऑफ प्लासी में, उन्होंने खुद इंडिया में आने के बाद बहुत सारे पैसे कमा लिए थे करप्शन कर करके, ठीक है। वो मद्रास आए थे, इंडिया में जो मद्रास है, चेन्नई है, वहां आए थे जब वो 18 ईयर्स के थे, ठीक है। और जब तक वो वापस जाते हैं अपने कंट्री में, वो पाउंड्स में 4 लाख रुपीस के अराउंड कमा लेते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और इंटरेस्टिंगली ब्रिटिशर्स को, जो उनकी क्वीन थी, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद इंडिया में लोग जाके करप्शन कर रहे हैं, तो वो एक लोगों का ग्रुप बनाती है ये देखने के लिए कि क्या इंडिया में करप्शन चल रहा है। और उस ग्रुप में वो रॉबर्ट क्लाइव को भी डाल देती हैं। रॉबर्ट क्लाइव से बोलती हैं कि यार देख के बताओ इंडिया में करप्शन हो रहा है क्या। उनको पता नहीं होता कि रॉबर्ट क्लाइव खुद इतना बड़ा करप्ट आदमी है। बाद में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि यार तुम तो खुद ही करप्ट हो, और 1774 के अराउंड रॉबर्ट क्लाइव खुद ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ लूट मचाने के लिए आते थे। कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो बेचारे मजबूरी से आते थे, बहुत गरीब लोग थे, वो इंडिया ये सोच के आते थे कि थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, अपने कंट्री वापस जाएंगे और अपने फैमिली का ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आने के बाद मर भी गए बीमारी के वजह से। उनसे इंडिया का टेम्परेचर या ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीजें उनको सूट नहीं करी और डिजीजेस के वजह से उनकी डेथ भी हुई, ठीक है।
जो भी लोग बहुत सारे पैसे कमा के वापस अपने कंट्री में जाते थे उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। जैसे मान लो रॉबर्ट क्लाइव जैसा कोई है, उसने इंडिया में बहुत सारा करप्शन करा, फिर वो वापस अपने कंट्री गया, तो लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। उनको नवाब, मजाक उड़ाने के लिए उनको नवाब कहा जाता था, ठीक है, और लोग उनका बहुत मजाक बनाया करते थे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी रूल एक्सपैंड्स, मतलब कैसे ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपने इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एरिया के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारी कहानी में उन्होंने सिर्फ बंगाल के ऊपर कब्जा करा, अब वो कैसे बाकी कंट्रीज, बाकी राज्य के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट करते हैं वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स रेजिडेंट्स को रखना स्टार्ट कर देते हैं। रेजिडेंट्स का क्या मतलब है, जो हमारे इंडिया में राजा होते थे, राजा के कोर्ट में अक्सर वो किसी ब्रिटिशर को भेज देते थे। ब्रिटिशर को कहते थे वहीं पे रहो, रिसर्च करो कि राजा क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और हमें बताना, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिडेंट्स को रखा जाता था, ठीक है, और रेजिडेंट सारी चीजें, राजा की सारी प्लानिंग सुन के ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करते थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने अलग अलग कानूनों को भी बनाना स्टार्ट करा। उसमें से एक इनका कानून था जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स हमसे क्या कहते थे, जैसे अगर एक राजा है तो जाहिर सी बात है राजा के पास आर्मी होगी अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो ब्रिटिशर्स सब्सिडरी अलायंस में कहते थे कि अगर तुम एक राजा हो तो तुम अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते, पर राजा को प्रोटेक्शन की तो जरूरत है, तो ब्रिटिशर कहते थे खुद की आर्मी तुम नहीं रख सकते, पर हम तुम्हें अपनी आर्मी देंगे, ब्रिटिश आर्मी देंगे, और बदले में हमारे इंडियन राजा को ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ते थे। अगर तुम पैसे नहीं दे पाए ब्रिटिशर को तो ब्रिटिशर तुम्हारे राज्य के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसको हम कहते थे सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस को यूज करके ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में अलग अलग एरियाज के ऊपर कब्जा करा भी है। चलो अब हम मैसूर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैसूर में टीपू सुल्तान एक बहुत ही फेमस राजा थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। याद रखना बच्चों, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान हंटिंग के लिए गए थे, वहां पे एक टाइगर आ जाता है अचानक से। टीपू सुल्तान के पास ज्यादा हथियार वगैरह नहीं थे, काफी टाइम तक बिना हथियार के संभालते हैं वो टाइगर को, फिर जैसे तैसे एक चाकू से मार देते हैं टाइगर को। तो क्योंकि उन्होंने एक टाइगर को मारा था खुद, तो इसीलिए टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है टीपू सुल्तान को। चलो तो अब क्या होता है, वैसे तो ब्रिटिशर्स पता है क्या करते थे, कहीं पर भी हमला करने से पहले बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते थे, उस एरिया के बारे में रिसर्च करने की कोशिश करते थे। पर जब भी ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था ना कि बहुत बड़ा खतरा है, तब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, तब ब्रिटिशर्स डायरेक्टली उस राज्य के ऊपर अटैक कर देते थे। ऐसा ही हुआ मैसूर के साथ। मैसूर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, जैसे कि हैदर अली, जिन्होंने 1761 से लेकर 1782 तक मैसूर को संभाला और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हैदर अली के बाद उनके जो सन थे, सन का नाम था टीपू सुल्तान, वो राजा बनते हैं। और टीपू सुल्तान पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिशर्स उनके राज्य के लिए अच्छे नहीं हैं, तो टीपू सुल्तान बहुत पहले कह देते हैं कि हम लोग ब्रिटिशर्स को अपने राज्य में आके कोई भी ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता है, ब्रिटिशर समझ जाते हैं कि अगर हमें थोड़ा और इंडिया में बिजनेस करना है, सबसे पहले तो हमें टीपू सुल्तान को हराना होगा। टीपू सुल्तान पता है फ्रांस के लोगों से भी इनकी बातचीत थी, और इनकी आर्मी थोड़ी मॉडर्न थी, क्योंकि ये फ्रांस के लोगों को जानते थे, तो वहां से कुछ कुछ वेपन्स इन्होंने अपने आर्मी को दे रखा था। इनकी आर्मी बहुत ज्यादा मॉडर्न भी थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, ब्रिटिशर सोच लेते हैं बहुत हो गया, हम टीपू सुल्तान को हराएंगे, ठीक है। पर टीपू सुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इनको हराना कोई आसान काम नहीं था, एंड बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान के साथ। एक लड़ाई लड़ते हैं, 4 लड़ाई लड़ते हैं। एक करते हैं 1767 में, एक 1780 में, एक 1719 में, और एक लड़ाई होती है 1799 में। 1799 मतलब चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान हार जाते हैं, ठीक है। और इस लड़ाई को हम कहते हैं बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम मैसूर के कैपिटल का नाम था, एंड इस बैटल में
हम देखते हैं कि टिप्पू सुल्तान हार जाते हैं। जैसे ही टिप्पू सुल्तान हार जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस लगा देते हैं मैसूर के ऊपर और किसी और को वहां पे राजा बना देते हैं। वुडेयार्स नाम के कुछ लोग थे, उनको वहां पे राजा बना देते हैं। ये एक फैक्ट है जो कि आप बच्चों के बुक्स में भी है, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक टॉय टाइगर है जो कि टिप्पू सुल्तान के पास था। टिप्पू सुल्तान को हराने के बाद ब्रिटिशर्स इसे अपने कंट्री में लेके गए और आज के टाइम पे उनके वहाँ पे एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। उस म्यूजियम में ये टॉय रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक हैंडल है, अगर आप इस हैंडल को खींचो तो ये जो टाइगर है ये रोर करने लगता है और नीचे जो सोल्जर है वो रोने लग जाता था। पर आज के टाइम पे ये जो टॉय है ये ब्रिटिशर्स के पास है। चलो, तो अब ब्रिटिशर्स ने मैसूर के ऊपर भी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट प्लान क्या था ब्रिटिशर्स का कि मराठा एम्पायर के ऊपर कब्जा कैसे करें। तो 1761 में जो मराठा लोग थे वो एक लड़ाई हार जाते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें मराठा की हार हो जाती है। तो ये लोग कमजोर पड़ गए थे। ब्रिटिशर्स सोचते हैं बढ़िया टाइम है, अभी मराठास के ऊपर अटैक करके उनको हरा देते हैं। तो वो अलग अलग लड़ाइयां करते हैं मराठा किंगडम के साथ। जो पहली लड़ाई होती है वो 1782 में खत्म होती है और इसमें टाई हो जाता है। ये लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ सैलबाय, और ना ब्रिटिशर्स जीतते हैं ना हम जीतते हैं। उसके बाद एक और लड़ाई होती है 1803 में, जिसको हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। इस वॉर में ब्रिटिशर्स हमारे थोड़े थोड़े हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद एक तीसरी लड़ाई होती है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। यहां पर 1817 में ये हमारे मराठा किंगडम को पूरे तरीके से हरा देते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मराठा किंगडम के राजा थे, जो पेशवा थे, उनको वो बाहर कर देते हैं राज्य से, कानपुर के पास एक जगह पर भेज देते हैं और उन्हें पेंशन पर रखते हैं। पेंशन पर रखना मतलब ब्रिटिशर्स उनसे कहते हैं कि तुम अपने राज्य से दूर रहो, हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, उन पैसों से तुम जी लेना। तो ये बहुत बुरी बात थी एक राजा के लिए। पूरे मराठा किंगडम के ऊपर वो कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, धीरे 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 हमें दिख रहा है कि ये बहुत सारे एरियाज के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे उनके गवर्नर जनरल मतलब ब्रिटिशर्स के जो मेन लीडर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और वो एक पॉलिसी लेके आते हैं। उस पॉलिसी का नाम था द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का मतलब ये है, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि वो हर मामले में हमसे बेटर हैं। तो पैरामाउंटसी का क्या मतलब है, ब्रिटिशर्स मानते थे कि अगर इंडियंस ने कोई भी रूल बना रखा है तो ब्रिटिशर्स का कानून इंडियन के रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा बेटर है, इसे हम पैरामाउंटसी कहते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा कर रहे थे तो हम चुपचाप खड़े थे, हमने कुछ कहा नहीं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किटूर नाम की एक जगह है कर्नाटका में, वहां पे एक रानी थी, उनका नाम था रानी चन्नम्मा। ठीक है, उन्हीं का ही ये इमेज है यहाँ पे। ठीक है, वो बहुत ब्रेवली ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ती हैं, पर कुछ टाइम के बाद ब्रिटिशर्स उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं और उनकी वहां पे डेथ भी हो जाती है। रानी चन्नम्मा के ही शहर में एक चौकीदार थे, उनका नाम था रायन्ना। जब रानी को जेल में डाल दिया जाता है तो रायन्ना कोशिश करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स को भगाएं, पर वो भी ये कर नहीं पाते, उनको ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं और 1830 तक उनको हैंग कर दिया जाता है। ठीक है, 1830 तक आते आते ब्रिटिशर्स को टेंशन हो जाती है कि अगर हमने अभी इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं करा तो शायद रशिया के लोग आके इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें, क्योंकि इसी दौरान रशिया भी बहुत स्ट्रांग होती जा रही होती है। तो अब अचानक से ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि इससे पहले रशिया के लोग कुछ करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये अचानक से अफगानिस्तान, ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान के ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है, ये लोग पंजाब के ऊपर भी बहुत टाइम से अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, पर वहां पे महाराजा रंजीत सिंह थे जिनसे वो थोड़ा डर रहे थे, इसलिए अटैक नहीं करते। पर जैसे ही इनकी डेथ होती है 1839 के बाद, ये लोग अटैक करते रहते हैं पंजाब के ऊपर, और फिर पंजाब एरिया के अराउंड भी ये लोग 1849 तक ये पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स एक और कानून लेके आते हैं जिसका नाम था द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स में क्या था, ये लॉर्ड डेलहाउसी नाम के एक पर्सन ने, गवर्नर जनरल ने ये कानून बनाया था।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था, मान लो आप एक राजा हो और आपके पास खुद का कोई बेटा नहीं है, ठीक है, बेटी है मान लो, या फिर बेटा नहीं है, ठीक है, या फिर आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रखा है, खुद का आपका बेटा नहीं है, तो ऐसे में ब्रिटिशर्स आपके राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते। अगर आपको कोई बच्चा अडॉप्ट भी करना है तो भी आपको पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। और इस कानून को यूज करके ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एरिया के ऊपर कब्जा करा, जैसे कि इंडिया में सतारा, सांबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, जहां से हमारी झांसी की रानी थी, वहां पर भी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाकर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, पता है ये क्या करते हैं, अवध एक जगह है, अवध के ऊपर भी ये लोग कब्जा करते हैं। ठीक है, अवध के ऊपर भी ये लोग अलग अलग बहाने डाल के कब्जा करते हैं और कहते हैं कि हम तो अवध के ऊपर कब्जा करके तुम लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अवध में तो मिस गवर्नेंस चल रहा है, तुम्हारे राजा किसी काम के नहीं है, इसीलिए हमने अवध के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सुनते ही अवध के लोगों को बहुत बुरा लगता है कि एक तो इन्होंने कब्जा करा हमारे राज्य के ऊपर और उसके बाद ये हमारे ही राजा की बुराई कर रहे हैं। तो 1857 में मैंने आपको बताया था ना, हम बहुत ही बढ़िया तरीके से एक रेबेलियन करते हैं, आवाज उठाते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो 1857 में अवध के लोग भी ब्रिटिशर्स से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक मैप है बच्चों, जिसे देख के आपको आइडिया लगेगा कि ब्रिटिशर्स कैसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगे। ठीक है, इस मैप में अगर आप देखोगे तो जो येलो हिस्सा है वो एरिया वो है जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत कम एरिया है जिनके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। 1857 तक आते आते आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ज्यादातर एरियाज में ये येलो कलर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लेके आते हैं, जिसके थ्रू वो सोचते हैं कि अगर हम और अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो हम और अच्छे से इंडिया के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। तो इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स एक ब्रिटिशर होते हैं, इनका प्लान होता है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन बदलने का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इंडिया को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इन 3 हिस्सों को हम कहते हैं प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इंडिया में 3 हिस्से बनाते हैं ये, एक हिस्से को कहते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी, एक हिस्से को कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, एक हिस्से को कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों एरिया में एक एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो टोटल इंडिया में 3 गवर्नर थे और इन गवर्नर के भी एक मेन लीडर हुआ करते थे जिनका नाम होता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, नेक्स्ट 1772 तक आते आते ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, इंडिया में लोगों को इंसाफ देने की भी कोशिश करेंगे। ये लोग प्लान बनाते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, 2 कोर्ट को रखेंगे। एक होगा क्रिमिनल कोर्ट, जहां पे अगर बड़े बड़े क्राइम हुए, मर्डर, थेफ्ट, तब जाएंगे, और एक होगा सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत कहा जाता है, सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनका प्लान था कि हम लोग 2 कोर्ट को बनाएंगे। और पता है ये एकदम बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम ना एक बुक बनाते हैं और जो हिंदू पंडित्स हैं उनसे भी कहेंगे कि तुम अपने हिंदू कानूनों को लिख के दे दो, और मुस्लिम्स में, ठीक है, मुस्लिम्स में भी हम जो रिलीजियस हेड्स हैं उनसे बोलेंगे कि आप अपने लॉज को लिख के दे दो। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने हमारे रिलीजियस लॉज के थ्रू अलग अलग लोगों को कोर्ट में जस्टिस देने की कोशिश करी। ऐसे में एन.बी. हलहेड नाम के एक पर्सन थे, इन्होंने क्या करा, इन कानूनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था। ओके, चलो, इसी दौरान कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर जो लोग थे ये लोग बहुत पावरफुल होने लग जाते हैं। कलेक्टर मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं ना कि मैम आईएएस बनना है, तो उन्हीं को ही कलेक्टर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में से टैक्स कलेक्ट करते थे। ओके, चलो, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का ये है जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी की आर्मी कैसी थी। ठीक है, तो कंपनी की आर्मी कैसी थी, पर उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे इंडिया में जो राजा थे उन लोगों की आर्मी कैसी थी। तो हमारे इंडिया में जो मुगल राजा थे उनके पास कैवलरी थी। कैवलरी मतलब ऐसे सोल्जर्स जो हॉर्स, आपको इसमें दिख रहा है ना, हॉर्स के ऊपर
बैठ के लड़ाई करने के लिए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री मतलब ऐसे सोल्जर्स जिनके पास घोड़ा वोड़ा नहीं होता था, चल के जाते थे ये लड़ाई करने के लिए। नेक्स्ट आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी मतलब आर्चरी मतलब तीरंदाजी। तो तीरंदाजी भी हमने अपने मुगल राजा ने अपने सोल्जर्स को सिखा रखी थी। अक्सर मुगल राजा पता अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती थी तो आसपास जो विलेज एरिया है उन लोगों को भी बुला लिया करते थे लड़ाइयों में, वॉर में। ठीक है, और पता है क्या होता है, ब्रिटिशर्स को जैसे बहुत दिक्कत आती है ना हमारे टीपू सुल्तान को और मराठा किंगडम को हराने में, तो इन लोगों से लड़ते टाइम ब्रिटिशर्स को समझ आता है कि एक आर्मी में कैवलरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हॉर्स राइडर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपने आर्मी में भी ऐसे सोल्जर्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, पर उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि ब्रिटिशर सिर्फ इंडिया के साथ नहीं लड़ाई कर रहे थे, ये लोग बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इन सारे एरियाज में भी ये लोग लड़ाई कर रहे थे। और यहाँ पे लड़ाई करने के बाद ये लोग धीरे धीरे गन को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मस्केट, मैचलॉक, ये सब अलग अलग गन का नाम है। तो ये लोग गन्स को भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट की लड़ाइयों से इनको ये सीख मिलती है और फिर इन्हीं गन्स को ये लोग इंडिया में भी आके यूज करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे। अभी तो वैसे आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे अलग अलग चैप्टर्स में आपको इन डिटेल बताया जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के गांव से ही लोगों को उठा के अपने आर्मी में डालना स्टार्ट कर देते हैं जबरदस्ती। और इंडिया के लोगों का कल्चर बहुत डीप होता है और अक्सर ब्रिटिशर्स ऐसी चीजें कराते थे हमारे इन लोगों से जिनको उन्होंने जबरदस्ती आर्मी में डाल दिया था, जो कि उनको करना अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, फिर भी ब्रिटिशर्स उनसे जबरदस्ती कराते थे। ठीक है, उसके बाद जब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स अपने आर्मी में जबरदस्ती इंडियंस को लेके इतना परेशान करते हैं, 1857 तक आते आते हम लोग इनके खिलाफ एक रेबेलियन करते हैं, आवाज उठाते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे सिपाही जो ब्रिटिशर्स की आर्मी में हुआ करते थे, जिनको ब्रिटिशर्स ने हमारे गांव से चुना था, उनको कहा जाता था सिपॉय। ठीक है, सिपाही को वो ढंग से बोल नहीं पाते थे तो वो सिपॉय बोलने लगे थे। ठीक है, तो विद दिस हम इस चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं। मेन कंक्लूजन क्या है बच्चों इस चैप्टर का, कि ब्रिटिशर्स ऐसे लोग थे जो इंडिया में ये सोच के आए थे कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, पर धीरे धीरे ये लोग ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और इसके बाद आगे क्या होता है वो आपके जैसे जैसे आप हिस्ट्री में और आगे बढ़ोगे आपको पता चलता जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आप बच्चों को सुपर क्लियर है और ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, ये भी बताना कि नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए। चलो बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।